हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के इस लेक्चर में, जो कि हम ओलंपियाड बेस कैम्प में आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। होप सो आप सभी ने केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, बेस छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उनके आगे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो बेटा, जितने भी बेसिक कंसेप्ट है ना केमिस्ट्री के, बिल्कुल छोटे से लेके छोटा पॉइंट से हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, कमर बांध लो, जल्दी से तैयार हो जाओ और जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो जहां पे आपको लिखना स्टार्ट करना है। और वैसे भी हमारा जो ये ओलंपियाड वाला का सीरीज है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हर उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिनके बेसिक बिल्कुल क्या है, ढीले हैं या उन्होंने नजरअंदाज कर दिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है बेसिक केमिस्ट्री। अब देखो बच्चों, केमिस्ट्री में जाने से पहले सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे माइंड में, जो है मैटर। तो अगर हमें मैटर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है, फिर हम और उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ों में जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटर होता क्या है। आप सभी नाइन्थ में पढ़ते हो, नाइन्थ में हमारा एक चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो मैटर को हम सबसे पहले आज की क्लास में कवर करेंगे, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो मैटर क्या होता है बच्चों? तो मैटर क्या होता है आप सभी जानते हो, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि मैटर इज एनीथिंग which occupy anything which occupy क्या, स्पेस एंड हैज मास, और जिसका क्या होता है, मास होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये मार्कर दिख रहा होगा, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ू तो देखो ये नीचे आएगा। ठीक है, यानी इसका कुछ ना कुछ मास है जिसको ग्रेविटी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और ये इस स्पेस में देखो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों। तो ये क्या है, ये एक मैटर है। आपको ये स्मार्ट टीवी दिख रही है, ये स्मार्ट टीवी क्या कर रही है, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ मास है, तो ये भी मैटर है। आपके घर में चेयर है, आपके घर में टेबल है। ठीक है, आप खुद, हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम भी क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम स्पेस में ऑक्यूपाई करते हैं और हमारा भी खुद का कुछ ना कुछ मास होता है, तो हम भी क्या है, मैटर हैं। तो बच्चों, मैटर की डेफिनेशन क्या हुई? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे चेयर हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। जैसे कि ये अगर आप देख पाओगे तो ये मेरे पास वाटर बोतल है। ये जो बोतल है इसका कुछ ना कुछ मास है जो कि वाटर से फिल है। तो देखो ये नीचे मूव कर रही है और ये इस स्पेस में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये भी मेरे पास क्या है, मैटर है। और इसके अंदर फिल वाटर भी मेरे पास क्या है, मैटर है। तो ये तो हमें क्लियरिटी बहुत आसानी से आ गई कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जैसे कि एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि क्लाउड, क्लाउड से क्या होता है, जब रेन होती है तो इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट हमारे ऊपर आके गिरती है। तो ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है ना, ये भी क्या है, ये भी मैटर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात आती है कि चलो मैटर तो सर हमें समझ में आता है, हम बचपन से जानते हैं कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। बट अब क्वेश्चन ये है कि हमारे आसपास या हमारे साथ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि मैटर नहीं है, उसके बारे में हमें सोचना है। ऐसी कौन सी चीजें हैं बच्चों विच इज नॉट मैटर? जरा सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो और सोच के जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख डालो कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे यहाँ मैटर नहीं है, हमारे आसपास है, हमारे साथ है, लेकिन फिर भी मैटर नहीं है। जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखो जल्दी से। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, मैंने आंसर बोल दिया है ऑलरेडी। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके साथ है, आपके पास है, लेकिन ना कोई उसका मास होता, ना कोई वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती? मैं आंसर ऑलरेडी बच्चों बोल चुका हूं, सोच के बताओ जल्दी से कि क्या आंसर आएगा। तो मैं आंसर बोल चुका हूं, क्या? आपकी थिंकिंग, आपकी सोच। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आज तो मैं 1000 किलोग्राम की थिंकिंग के साथ सोचूंगा, या आज मेरी जो सोच है वो 1000 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? कभी सोचा है आपने, ऐसा हुआ है? नहीं। यानी आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, वो मैटर नहीं होती। दूसरा, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस,
ठीक है, ये भी ऐसी चीजें हैं जो कि क्या नहीं होती, मैटर नहीं होती। कभी आपको बहुत तेजी से रोना आ रहा है या बहुत तेजी से हंसना आ रहा है कि नहीं मैं आज हंसूंगा तो मेरी हंसी है ना ये पूरा यूनिवर्स ऑक्यूपाई कर लेगी, या मेरी हंसी का जो वजन होगा वो 2000 किलोग्राम होगा। कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ है ना। तो हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्या नहीं होती, मैटर नहीं होती। ठीक, इसके अलावा और क्या नहीं है? सेंस हो गया, ठीक है, सेंस हो गया, ये भी हमारे क्या नहीं है, मैटर नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रही है और उसका कुछ मास नहीं है, ठीक है, वो सारी की सारी मैटर नहीं होती है। तो ये हमें बहुत क्लियरली याद रखना है। पॉइंट क्लियर है? तो आगे हम बढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन पे आएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो आपका एक छोटा सा होमवर्क है जो कि आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास तक अगर आप ले आओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दोगे तो मजा आ जाएगा आपको। एटलीस्ट ये मैंने जो नाम लिखे, कितने नाम लिख दिए बच्चों? मैंने 4 नाम लिख दिए। तो 4 नाम के अलावा 10 नाम और आपको लिख के लाने हैं विच इज नॉट मैटर। ठीक है, आपको कितने नाम लिख के लाने हैं बच्चों? 10 नाम और लिख के लाने हैं जो कि क्या नहीं होंगे, मैटर नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप एक लिख रहे हो, फीलिंग्स के अंदर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग लिख दिया आपने, है ना, इमोशंस के अंदर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस आपने लिख दिए, ऐसा मत करना। ठीक है, इमोशंस सारे एक ही टाइप के होते हैं, फीलिंग्स भी सारी फीलिंग के अंदर ही आती है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स आप यहाँ पे एग्जाम्पल में मत लिखना। पॉइंट क्लियर है? तो दिस इज योर होमवर्क, ये आपको यहाँ पे करना है। ऐसे 10 नाम आपको सोचने हैं, सोचने हैं। थिंकिंग मैंने ऑलरेडी लिख दिया है जो कि क्या नहीं है, मैटर नहीं है। तो बढ़े आगे बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मैटर को कितने पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं? 3, 4, 5, 2, 1, जल्दी से बोलो कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो मुझे कुछ आंसर सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? तो मैटर को हम, यस, किसी ने बोला 3, कौन कौन सा? तो बोला भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस। किसी ने बोला नहीं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। किसी ने बोला नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों ये सब क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये आगे वाले क्लासिफिकेशन है, हमें बिल्कुल बेसिक से जाना है। तो सबसे फर्स्ट जो आता है बेसिक क्लासिफिकेशन जो आता है मैटर का, वो आता है कि मैटर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अब ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों, जरा सोचो जल्दी से। मैटर को कितने पार्ट में हम क्लासिफाई कर रहे हैं? 2 पार्ट में। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, जल्दी बोलो। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है तो दूसरा हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन होगा बच्चों? केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दूसरा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, यानी मैटर को बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया और दूसरा हमारी केमिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि अब हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। यानी हमारे कितने क्लासिफिकेशन हो गए? 2। एक हो गया फिजिकल और एक हो गया केमिकल। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जो फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पे, मैंने क्या बोला, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम मैटर को, आप लोगों ने सुना होगा, यस, फर्स्ट कौन सा हो गया? सॉलिड। सेकंड कौन सा हो गया? यस, बोलो जल्दी, लिक्विड। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड कौन सा हो गया, जल्दी बोलो। तो थर्ड आप लोगों ने बोला गैस। गैसेस स्टेट आपने बोला 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। एक सॉलिड स्टेट होगा, एक लिक्विड स्टेट होगा और एक गैसियस स्टेट होगा। लेकिन बच्चों उसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, जैसे कि 4th स्टेट आती है हमारी कौन सी? प्लाज्मा। ठीक है, 5th स्टेट आती है हमारी क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बीईसी। बी फॉर बोस, ई फॉर आइंस्टीन, आइंस्टीन का नाम सबने सुना होगा। और जो थर्ड वर्ड है सी, सी फॉर कंडेंसेट। ठीक है, तो बेसिकली हम मैटर को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इन 5 पार्ट में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, इनकी सारी प्रॉपर्टी आपको पता है। हम धीरे धीरे इनकी एक एक प्रॉपर्टी और शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सॉलिड, सॉलिड का क्या होता है? शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है।
ठीक है, शेप और वॉल्यूम दोनों क्या है, फिक्स होता है। ठीक है भाई, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। यानी वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डेफिनेट होता है, वॉल्यूम आपका फिक्स है, बट शेप जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर की वो शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। गैस की बात करें तो गैस के लिए ना तो वॉल्यूम हमारा फिक्स होता है, ठीक है, जिस भी कंटेनर में डालोगे वही उसका वॉल्यूम हो जाता है, और ना इसकी शेप फिक्स होती है, यानी जिस भी कंटेनर में या जिस भी आप बलून में लोगे उसी की शेप वो क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। इसको और हम यानी हमने क्या किया, हमने एक वॉल्यूम लिया, हमने एक क्या ले लिया, शेप ले लिया। अच्छा, एक हम पॉइंट और यहां पर देखते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस। एक और पॉइंट यहां पे लेते हैं बच्चों जिसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जरा हम इनको थोड़ा सा डिटेल में एक बार समझ लेते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस के लिए ये क्या होगा, और फिर हम वापस से आगे फर्दर क्लासिफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, तो एक हमारा वॉल्यूम है बच्चों, एक हमारा शेप है, एक हमारा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम सॉलिड की बात करते हैं। क्यों क्यों ना करें सॉलिड की बात, सबसे पहले तो हमारा सॉलिड ही आएगा। तो सॉलिड के लिए बच्चों जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, वो फिक्स होता है, यानी वो डेफिनेट होता है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। शेप भी हमारी फिक्स होती है, सॉलिड की डेफिनेट होती है। ठीक है ना। अब जरा हम बात करें किसकी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स या अमंग पार्टिकल्स। अगर दो से ज्यादा है तो दो से ज्यादा पार्टिकल्स के बीच की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी ना, पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं सॉलिड स्टेट में, उनके बीच का जो गैप होता है ना बहुत कम होता है, यानी इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो मिनिमम होती है तीनों फिजिकल स्टेट में। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, मिनिमम होती है। ठीक है, अब जरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो बच्चों ये पार्टिकल इतने पास पास क्यों है, पास पास होने के लिए कुछ तो चाहिए। आप उसी चीज के पास जाओगे जिस चीज का में आपका मन लगेगा, जिस चीज के प्रति आप अट्रैक्ट होगे। ठीक है, तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट बहुत पास पास है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो जो सॉलिड होते हैं ना उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कौन सी फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, तो वो हमारी सॉलिड स्टेट है। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है कौन सा स्टेट, लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट की भी जरा बात कर ली जाए, कर लें लिक्विड स्टेट के बारे में, देख लें, जान लें। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट, अब लिक्विड स्टेट के लिए अगर हम बात करें बच्चों, जो वॉल्यूम होता है जैसे कि पानी है, ठीक है, तो पानी को हम क्या करेंगे, एक बार एक ग्लास में हमने डाला, जैसे कि ये रहा, एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं, ये रहा, लेट्स से ये हमारे ग्लास का वाटर, ग्लास में वाटर है, और ये हमारे किस में वाटर है, बोतल में वाटर है। तो पानी का जो वॉल्यूम है ना वो तो फिक्स होता है, लेकिन अगर आप उसे ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, उसे आप बोतल में डालोगे तो वो बोतल की शेप ले लेगा। यानी वाटर के लिए जो होती है ना, या लिक्विड स्टेट के लिए जो होती है ना, वो हमारा वॉल्यूम तो उसका फिक्स होता है, यानी वॉल्यूम तो उसका डिफाइन होता है, ठीक है, लेकिन शेप हमारी डिफाइन नहीं होती। ज्यादा अच्छे वर्ड से बोले, नॉट डिफाइन। ठीक है, यानी जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं ना उसी कंटेनर की वो शेप ले लेता है। अब जरा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो बच्चों जो वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड, यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज हायर देन सॉलिड। यानी सॉलिड के कंपेरिजन में बच्चों पार्टिकल थोड़े से लिक्विड में क्या होंगे, दूर दूर होंगे, बट लेसर देन क्या, लिक्विड। लिक्विड के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स होंगे वो, बट लेसर देन गैशियस। गैशियस के कंपैरिजन में इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। सॉलिड के कंपैरिजन में हायर देन सॉलिड है, बट किसके कंपैरिजन में लेस है, तो लिक्विड के कंपैरिजन में ये क्या है, हायर देन सॉलिड, बट लेसर देन क्या हो गया,
गैस हो गया। तो गैस के कंपैरिजन में पार्टिकल्स यहाँ पर थोड़े पास होते हैं, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं। यानी इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स के बीच में, वो सॉलिड और गैसियस के बीच में निकल के आती है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो देखो, सबसे ज्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, वो तो सॉलिड स्टेट में है। तो जो लिक्विड स्टेट है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन गैसियस के कंपैरिजन में ज्यादा निकल के आता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेसर कंपेयर टू सॉलिड, यानी सॉलिड के कंपेयर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। ठीक है, हायर कंपेयर टू गैस, बट गैसियस के कंपैरिजन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग पार्टिकल वो ज्यादा होगा लिक्विड स्टेट में, और सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड स्टेट में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये हमारी कौन सी स्टेट हो गई बच्चों, दिस इज योर लिक्विड स्टेट। अब जरा गैसियस स्टेट की भी बात कर ले, बहुत बेसिक है ना, आप सभी ने ये सारी चीजें पढ़ी होगी, और जिन बच्चों ने ये चीजें नहीं पढ़ी है उनको ये क्लियर होना चाहिए सारी स्टेट के बीच में। हम जरा सा आप कौन सा स्टेट और देख लें, गैसियस स्टेट और देख लें। तो गैसियस स्टेट के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि आप क्या करते हो, आप किसी बलून को क्या कर रहे हो, फुला रहे हो, तो बलून में क्या होता है, धीरे धीरे उसका शेप चेंज होता जाता है। तो क्या कर रहे हो, गैस एंटर कर रहे हो, एयर एंटर कर रहे हो, तो उसमें ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, एयर जिस कंटेनर में आप गैस को डालोगे ना बच्चों, वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेती है। उसी कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही हम उस गैस का वॉल्यूम काउंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम शेप की बात करेंगे बच्चों, तो गैस के लिए शेप भी डिफाइन नहीं होती, यानी ना तो इसके लिए वॉल्यूम डिफाइन है, नॉट डिफाइन। यानी हम क्या करते हैं, जो गैस का वॉल्यूम होगा ना वो किसको मान के चलते हैं, आप लोग आगे चल के आइडियल गैस और रियल गैस पढ़ोगे, अभी हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना वो हम किसका इक्वल मान के चलते हैं, वो हम वॉल्यूम ऑफ वेसल के इक्वल मान के चलते हैं। यानी जो वेसल का वॉल्यूम होगा वही हमारा किसका वॉल्यूम होगा, गैस का वॉल्यूम होगा। अब जरा हम शेप की बात करते हैं, तो बच्चों शेप भी इसके लिए नॉट डिफाइन है। शेप इसके लिए क्या है, नॉट डिफाइन। कैसे नॉट डिफाइन है, जिस भी उसके अंदर आप डालोगे कंटेनर के अंदर, या जिस भी वेसल के अंदर डालोगे उसकी जो शेप होगी वही हमारी गैस की शेप मानी जाती है। तो ये नॉट डिफाइन है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, आपने देखा होगा गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो ये क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है इसमें बहुत ज्यादा होती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों गैसियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो ये तो तीन हमारी फिजिकल स्टेट हो गई, कौन कौन सी हो गई, सॉलिड लिक्विड गैस। अब ये हमें क्लियर है, ये हमें क्लियर है, ये हमें क्लियर है। अब बची हमारी दो फिजिकल स्टेट और, उसमें से एक है प्लाज्मा। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास डिफरेंस था किसके बीच में, सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के बीच में। अब यहाँ पर जो फोर्थ फिजिकल स्टेट आती है, ये फोर्थ फिजिकल स्टेट हमारी है प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ फिजिकल स्टेट कौन सी है हमारी, प्लाज्मा। अब बच्चों ये प्लाज्मा क्या होता है, ठीक, इसको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसको हम अगर बात करें तो ये हॉट आयोनाइज गैस होती है विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा भी हमारी एक फिजिकल स्टेट है, जो कि एक्चुअली में है क्या, हॉट आयोनाइज गैस। हॉट मतलब जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे डिफाइन होगी। ठीक है, आयोनाइज एंड गैसियस स्टेट। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट आपको पता है गैसियस होती है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं। मैंने इसको हाई टेम्परेचर पे क्या किया बच्चों, हीट किया। तो ये क्या होगा,
ये आपका H+ आयन में कन्वर्ट होगा। अब ये आयन क्या होते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ठीक, तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम आयंस के बारे में समझ लेते हैं। आयन, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक कंपाउंड है NaCl। तो NaCl हमारा एक आयनिक कंपाउंड है जो कि Na+ और किससे ब्रेक होता है, Cl- में ब्रेक होता है। ठीक, तो जहां पर किसी भी आयन पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है उसे हम केटायन बोलते हैं, और जहां पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है उसे हम एनायन बोलते हैं। ये आप सभी को क्लियर है? ठीक है, अब सोडियम बना कैसे? तो सोडियम को जब हमने एनर्जी दी, क्या दी बच्चों, एनर्जी दी, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल का देखो ऐसा होता है, ये हमारा एटम है। अगर हम मान के चलें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है हमारे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सोडियम को एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो जो ये सबसे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके जब इनफाइनाइट शेल से भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बहुत सारे शेल होते हैं, आपको पता है एक एटम के अंदर। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट शेल से भी बाहर निकल जाएगा, मतलब हम क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज चला गया, एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो वो जिस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर रहा होगा वो रह जाएगा। यानी सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो वो एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो ये हमारा केटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से मैंने आपको क्या बताया कि जब हमने किसको हीट किया, जब हमने हाइड्रोजन गैस को हीट किया, तो हाइड्रोजन गैस को हाई टेम्परेचर पे हीट करने पर वो पॉजिटिवली चार्ज किस में ब्रेक हुआ, केटायन में, और क्या लिबरेट किया, इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया। तो इक्वल नंबर ऑफ केटायन और इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास प्रेजेंट है किसी भी गैसियस स्टेट की, तो वो हमारी स्टेट कहलाती है प्लाज्मा, और प्लाज्मा स्टेट अचीव करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया हो ना, तो इसको आप डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कलरफुल बड़ी बड़ी जो मल्टी शॉप्स होती है उनके बाहर कलरफुल बोर्ड लगे हुए होते हैं। पर्पल कलर की लाइटिंग जैसे घूम चल रही होती है, ब्लू कलर की लाइटिंग चल रही होती है। तो ये जो पर्पल कलर के मतलब ये जो लाइटिंग के जो बोर्ड होते हैं ना, उसमें जो स्टेट हम यूज करते हैं बच्चों, वो प्लाज्मा स्टेट हम यूज करते हैं। तो प्लाज्मा से हमें क्या सिंपली मीनिंग निकालना है, तो प्लाज्मा हमारी कौन सी स्टेट है, जब हमने गैसेस को क्या किया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, और इस टेम्परेचर पे ले गए कि वो आयोनाइज हो गई। आयोनाइज हो गई मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बाद हमारे पास उसका केटाइनिक फॉर्म बचेगा। तो यही स्टेट हमारी क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन भाई होमवर्क का है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन देखो कमेंट बॉक्स में आंसर करना, चेक करूंगा मैं। क्वेश्चन है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज प्रेजेंट इन विच फिजिकल स्टेट। क्वेश्चन समझ में आया कि यूनिवर्स का जो मैक्सिमम पार्ट है ना, वो कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होगा, ये आपको सोचना है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट, ऑप्शन बी आप सभी को पता है लिक्विड स्टेट, ऑप्शन सी ये भी आपको पता है कि मैं कौन सी स्टेट देने वाला हूं, गैसियस स्टेट। ठीक है, ऑप्शन डी ये भी आपको पता है कौन सी स्टेट देने वाला हूं, प्लाज्मा स्टेट। तो ये 4 स्टेट हैं, ये 4 डिफरेंट फिजिकल स्टेट हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से बच्चों यूनिवर्स में जो बना हुआ है मैक्सिमम पार्ट कौन सी फिजिकल स्टेट से बना हुआ है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा ताकि इसको हम चेक करें और फिर हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हमारा आज का क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर देना है। थोड़ा सा इस पर सोचो, प्रकाश डालो, दिमाग लगाओ। ठीक है, और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लगाओ अपना दिमाग लगाना, आंसर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर क्या करना, मेंशन कर देना। तो बड़े बच्चों आगे, तो ये हमारी प्लाज्मा स्टेट थी।
तो अभी तक हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बारे में बात कर लिया। अब बच्चों एक स्टेट है बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। वैसे तो हम उसके ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बट उसको शॉर्ट में आप इतना समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम करते हुए आ रहे हैं, कम करते हुए आ रहे हैं, कम करते हुए आ रहे हैं, और नियरली 0 केल्विन के इक्वल जब हम पहुंच जाएंगे तो वहां पे एक नई डिफरेंट स्टेट प्रेजेंट होती है जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। हम इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के डिटेल में भी ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। हम फिजिकल स्टेट में तो इतना ही रखेंगे और हम मूव करेंगे अब केमिकल स्टेट की तरफ, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। अब देखो हमने देखा था कि जब हम एलिमेंट किसी भी मैटर को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन उसका दो तरह से क्लासिफाई हुआ था। फिजिकल क्लासिफिकेशन था और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन था। फिजिकल हमने देखा कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी में हम क्या कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे। अब जरा हम इसके केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो मैटर को जब आप केमिकली क्लासिफाई करोगे तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, ठीक है बच्चों। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इसमें आता है प्योर सब्सटेंस। क्या आता है, प्योर सब्सटेंस। सेकेंड पार्ट में क्या आता है बच्चों, तो ये आता है मिक्सचर। इम्प्योर नहीं बोलेंगे, इम्प्योर नहीं भाई, याद रखना है। क्या याद रखना है, मिक्सचर याद रखना है। एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन मिक्सचर कहलाता है। ये क्लियर रखो, इम्प्योर याद रखते हो आप लोग, इम्प्योर नहीं होता, वो क्या होता है, अरे क्या होता है जल्दी बोलो, मिक्सचर होता है। क्या बोलेंगे उसे, मिक्सचर बोलेंगे। तो केमिकली हम मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो इसको हम आगे की स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि केमिकली जब हम केमिकल क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम मैटर को दो पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा क्या, मिक्सचर। ये क्लियर है भाई, एक हो गया प्योर सब्सटेंस और एक हो गया मिक्सचर। अब थोड़ा सा इनको भी हम और डिटेल में समझते हैं। तो जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर को हम फर्दर बच्चों दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जल्दी बोलो नाम, मिक्सचर को कौन से दो पार्ट में हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फर्स्ट है होमोजीनियस, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट है होमोजीनियस। और सेकंड क्या है, यस आप सभी ने बहुत ही करेक्ट सोचा और करेक्ट बोला, हेट्रोजीनियस। यानी दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी मिक्सचर को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। अब मिक्सचर होता क्या है उसको समझने की जरूरत है, फिर होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है वो समझना जरूरत है, और फिर हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या होता है वो समझना जरूरी है। तो अगर एक से ज्यादा डिफरेंट प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है, यानी हमने एक कंटेनर लिया, उसमें कुछ सोडियम के एटम भी डाल दिए, उसमें कुछ मैग्नीशियम के एटम भी डाल दिए, उसमें कुछ हमने लेट से लिथियम के एटम भी डाल दिए, तो ये क्या हो गया, एक से ज़्यादा डिफरेंट प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये मिक्सचर हो गया। इसका बहुत ही सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें डे टू डे लाइफ में, जो कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, डे टू डे लाइफ में इसका जो एग्जांपल है, यस बोलो क्या एग्जांपल है, नाम बोलो जल्दी से, हाँ जल्दी बोलो, डे टू डे लाइफ में इसके एग्जांपल का नाम, वेरी गुड, एयर। एयर भी हमारा एक मिक्सचर है। कैसे, एयर में आपको पता है O2 होता है, एयर में आपको पता है N2 होता है, एयर में आपको पता है CO2 होता है, एयर में आपको पता है आर्गन होता है, एयर में आपको पता है हीलियम होता है, और भी बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती है जो कि एक फिक्स प्रपोर्शन में हमारे पास प्रेजेंट है। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट हो। अब बात आती है कि सर आपने बोला कि मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस। जरा सर इनका मीनिंग भी तो बताओ, होमो का मतलब क्या और हेट्रो का मतलब क्या। तो बच्चों आप सभी जानते हो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ये अब हम और डिटेल में कैसे समझेंगे। तो होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंपल से एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लेट्स से मेरे पास मैंने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, ये मेरे पास एक गिलास वाटर है, और इस एक गिलास वाटर में मैंने 1 टेबल स्पून शुगर डिजोल्व कर दी।
ठीक है, ये आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हैं, शायद मेरे पास पानी का ग्लास भी है, बिल्कुल है। तो ये रहा मेरे पास पानी का ग्लास। मैंने क्या किया, मेरे को शुगर सॉल्यूशन बनाना था, तो मैंने क्या किया, 1 चम्मच शुगर डाली, अच्छे से स्टर की, डिजोल्व की और छोड़ दिया। अब मैं सरफेस से 1 टेबल स्पून सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, और एक बॉटम पे मैंने टैप लगा दिया, नल लगा दिया, वहां से 1 टेबल स्पून में सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ और उसको टेस्ट कर रहा हूँ। क्या दोनों की मिठास में कोई अंतर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब दोनों की मिठास में कोई अंतर ही नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जितनी शुगर हमारी सरफेस पे डिजोल्व हुई है उतनी हमारी बॉटम पे डिजोल्व हुई है। यानी जो शुगर है, शुगर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है थ्रू आउट द वाटर। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है या ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस कहलाता है। अब इसको हम दूसरे एग्जांपल से देखते हैं कि हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन मैंने 1 गिलास पानी लिया, आप ये घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 गिलास पानी में मैंने 1 टेबल स्पून सैंड पार्टिकल डाल दिए, ठीक है। आपको घर के बाहर पे रेत मिल जाएगी, सैंड पार्टिकल्स मिल जाएंगे, उठाओ लाओ, ठीक है। 1 गिलास पानी में उस सैंड पार्टिकल को डालो, अच्छे से स्टरर करो, बहुत देर तक स्टरर करते रहो और फिर छोड़ दो, थोड़ी देर रखो सॉल्यूशन को। जो ऐसे अब पानी मूव कर रहा है उसको थोड़ा शांत होने दो, उसके बाद देखो, ऑब्जर्व करो और फिर बताओ। तो आप क्या पाते हो? आप पाते हो कि जो सैंड पार्टिकल है ना, उसके पार्टिकल बॉटम पे जाके सेटल हो गए। मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है सैंड की वो बॉटम पे है और बहुत हल्का हल्का कुछ कुछ पार्टिकल है आपको यहाँ टॉप पे दिखेगा। जबकि शुगर में तो ऐसा नहीं था। शुगर सॉल्यूशन में तो ये था कि जो शुगर के जितना शुगर यूनिफॉर्म यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है उतना ही हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर जगह हमें सेम मिठास मिल रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। रेत की जो सैंड के पार्टिकल हैं बच्चों, वो बॉटम पे ज्यादा दिखेंगे और टॉप पे बहुत कम निकलेंगे। तो अगर मैं टॉप से सॉल्यूशन लूंगा 1 टेबल स्पून, तो उसमें सैंड पार्टिकल ना के बराबर होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। लेकिन वहीं से 1 टेप लगा के मैं बॉटम से अगर सॉल्यूशन लूंगा तो उसमें हैवी सैंड पार्टिकल मेरे को देखने को मिलेंगे। यानी यहां पर क्या हुआ कि जो सैंड पार्टिकल्स थे वो पूरे के पूरे सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। इसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री की टर्म में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस समझ में आया कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं उनमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो हेट्रोजीनियस होते हैं उनमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको हमने एक सिंपल से एग्जांपल से समझा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सोचो 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 और आंसर बताओ कि ये जो एयर है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लिख दूं क्या क्वेश्चन? लिख देते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, एयर इज विच टाइप ऑफ मिक्सचर। अच्छा, मैं इसमें एक वर्ड और आपको ऐड करके क्लियर करता हूं, क्योंकि वरना आप बोलोगे सर आपने तो आंसर गलत दिया है, या आप उसको गलत वे में प्रेडिक्ट करोगे। तो वो वर्ड मैं आगे यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्योर एयर की बात कर रहे हैं, सेम हॉरिजेंटल लेवल पे। किस पे बात कर रहे हैं बच्चों? सेम हॉरिजेंटल लेवल पे, यानी सेम हाइट पे हम कहीं भी मूव कर रहे हैं इस अर्थ के अराउंड। तो प्योर एयर इज विच टाइप ऑफ मिक्सचर? ऑप्शन ए होमोजीनियस। जल्दी से आंसर करो, अपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। होमोजीनियस। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन हेट्रोजीनियस। ठीक है, कुछ जीनियस बच्चों के लिए स्पेशल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। जीनियस बच्चों के लिए है ये ऑप्शन, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। क्या? नन ऑफ दिस। सर हमें नहीं आता। ठीक है, नन ऑफ दीज, हम नन ऑफ दीज वाले हैं। हमारे अकॉर्डिंग ना वो हेट्रोजीनियस होगा और ना होमोजीनियस होगा। तो क्या आंसर है आप लोगों का? जल्दी बोलो। अरे वाह, कमेंट बॉक्स में लिखा है आप लोगों ने आंसर, चेक कर लिया जाए। तो करेक्ट आंसर होगा जो प्योर एयर है सेम हॉरिजेंटल लेवल पे जब हम बात करेंगे, तो उसका जो करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। उसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा। अगर वो होमोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता, हेट्रोजीनियस है तो होमोजीनियस नहीं हो सकता। तो बचा क्या? कोई एक। यस यस, क्या करें आंसर? तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर है होमोजीनियस। जो प्योर एयर होती है वो होमोजीनियस
मिक्सचर होती है। ऐसा आप लोगों को लगता है कि सर ये हेट्रोजीनियस है, देखो इसमें आर्गन है, इसमें हीलियम है, अरे इसमें क्या कहते हैं CO2 है, इसमें नियॉन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, सर इतनी सारी तो गैसेस है। अरे बिल्कुल इतनी सारी गैसेस है, लेकिन उन्हीं को तो हम कंबाइंड फॉर्म से मिक्सचर बोलेंगे, तो एयर मिक्सचर है। और आप किसी भी कोने में चले जाओ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन जो उस कॉर्नर में मिलेगा वही आपको इस कॉर्नर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, CO2 और हीलियम का जो परसेंटेज आपको यहाँ कंपोजिशन यहाँ देखने को मिलेगा, वही परसेंटेज कंपोजिशन इधर देखने को मिलेगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन या जो ये गैसियस है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इस वजह से जो हमारी एयर होती है वो कैसा मिक्सचर होती है, वो हमारा क्या होती है बच्चों, जल्दी बोलो। यस, होमोजीनियस मिक्सचर होती है। तो ये तो हमारा मिक्सचर का क्लासिफिकेशन था। ये किसका क्लासिफिकेशन था बच्चों, मिक्सचर का क्लासिफिकेशन था। अब बात आती है कि केमिकली हमने मिक्सचर तो पढ़ लिया सर, अब जरा हमें ये तो बता दो कि ये प्योर सब्सटेंस को क्या क्लासिफाई करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हमने मिक्सचर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो जरा प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। अब आप लोग बच्चों या तो 9th में होंगे या 10th में होंगे या 8th स्टैंडर्ड में भी मूव कर रहे होंगे, और आप सभी ओलंपियाड के लिए तैयारी करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। तो उसके लिए ये जो टॉपिक है ना ये बहुत बेसिक है, ये आप 9th में भी पढ़ते हो, लेकिन ये हमें आना चाहिए। अभी हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मोल है, बेसिक डेफिनेशन है, कुछ और पॉइंट्स हैं, वो हम कवर करेंगे। तो अब सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस की बात करें। नाम में ही लिखा है प्योर, प्योर मतलब एक ही टाइप का एटम। अगर सारे सोडियम है तो सोडियम एटम होंगे, सारे नियॉन के एटम है तो सारे के सारे नियॉन के एटम ही होंगे उस मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस आपको क्लियर है। अब प्योर सब्सटेंस को बच्चों हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कितने पार्ट में, यस आप लोग सही सोच रहे हो, प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, यस मेटल। दूसरा पार्ट क्या है, नॉन मेटल। तो तीसरा पार्ट क्या है, मेटलॉइड्स। क्लियर। तो ये हमारे पास फर्दर इसके क्लासिफिकेशन है, यानी प्योर सब्सटेंस हमारा मेटल, नॉन मेटल एंड, ठीक है, मेटलॉइड्स में। अब देखो ये आप लोगों ने बोला है, बट ऐसा नहीं होता। ये जो आपने लिखा है ना, ये नेक्स्ट स्टेप क्लासिफिकेशन है। हम प्योर सब्सटेंस को पहले 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जल्दी से बोलो कमेंट बॉक्स में, यस आप लोगों के पास नाम आ रहा है। पहला पार्ट है एलिमेंट और दूसरा पार्ट क्या है, कंपाउंड। ठीक, तो जिनको भी ये लगता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, वो थोड़ा सा ध्यान दे लें। प्योर सब्सटेंस पहले क्लासिफाई होंगे किसमें, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। ठीक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब ये कंपाउंड और एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है, जैसे कि हम ऐसा लिख रहे हैं हीलियम, मैंने लिखा हीलियम, और एक जगह मैंने लिखा C6H12O6। ठीक है, तो देखो ये सिंगल, इसको हम बोलेंगे सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, और ये एक एटम भी होगा, ये क्या होगा, एटम भी होगा। बट ये क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम आप बोल दो या एलिमेंट्स बोल दो। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट एटम या एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड कहलाएगा। तो कंपाउंड क्या बन होता है, हमें समझ में आया कि जब एक से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट फिक्स रेशियो बाय मास कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखे हम कंपाउंड में, बहुत ही क्लियरली, व्हेन मोर देन वन डिफरेंट एलिमेंट combine together, combine together by mass। ब्रैकेट में क्या, इन फिक्स रेशो, मास का रेशो कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए।
तो यही क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि C6H12O6 ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हमारा एक क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब जरा हम बात करें किसकी, एलिमेंट की। एलिमेंट आपको समझ में ही आ रहा है, इसकी सिंगल फॉर्म होगी, जैसे कि हीलियम एक एलिमेंट है, कार्बन, तो कार्बन मेरा एक एलिमेंट है, एक एटम हो गया, तो इसे भी मैं वन टाइप ऑफ एलिमेंट बोलूंगा। मैं ऑक्सीजन, यस इट इज अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, फर्दर ब्रेक करते हैं। अब इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट में। तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है किसमें, मेटल में, नॉन मेटल में, एंड किस में, मेटलोइड्स में। ठीक है, तो ये इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो आप लोग याद रखना, क्या याद रखोगे, कि प्योर सब्सटेंस को हम 2 पार्ट एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्लासिफाई कर रहे हैं, और फिर एलिमेंट को हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब देखो, देखा जाए तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को अगर हम यहाँ डिस्कस करने लगे तो एक क्लास पूरी हमारी कम पड़ जाएगी। तो आप लोगों को ये जो टॉपिक है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, इनको हम बाद में और डिटेल में लेंगे। ठीक है, अभी बस हमें इतना समझ लेना है कि मेटल क्या होते हैं। मेटल हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, सोनोरस होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, थोड़े से इन वर्ड्स पे भी हम नहीं जाते हैं, हम थोड़ा सा कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास क्लासिफाई हो गया, अब जरा हम कंपाउंड को देखते हैं। तो बच्चों, जब हम कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे ना, किसको क्लासिफाई करेंगे, कंपाउंड को, तो कंपाउंड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर किसके बेसिस पे क्लासिफाई करें, आप ही बताओ, हमारा तो दिमाग अब यहाँ काम नहीं कर रहा है कि कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट इसमें जो क्लासिफिकेशन होगा ना, वो बॉन्डिंग के बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के बेसिस पे हम, आप बोलो जल्दी से, यस बहुत सही सोच रहे हो, आयनिक कंपाउंड। दूसरा बोलो, कोवलेंट कंपाउंड, वेरी गुड। तो ये हमारा बॉन्डिंग के बेसिस पे क्लासिफाई होता है। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, उसमें वहां पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ोगे, तो वहां पे आपको ये क्लियर होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन इसका जो होता है, वो किसके बेसिस पे, कि उसमें कार्बन पाया जाएगा या कार्बन पाया नहीं जाएगा। बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, सही सोच रहे हो, जल्दी बोलो कौन कौन सा, यस 2 तरीका, कौन सा, तो एक हो गया आपका प्यारा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम तो सुना होगा, सुना है, तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा ये हमारा क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी बचा ना, वो सब किस में पढ़ते हैं, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। ठीक है, और जब आप 12th में आओगे, 11th में आओगे, तो ये 2 अलग अलग केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को फर्दर हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, सिर्फ ये 2 एलिमेंट मिलके पूरी एक केमिस्ट्री को ही क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया किसका, कंपाउंड का। ऐसे और भी बहुत सारे पार्ट हैं या क्लासिफिकेशन है जो कि हम कर सकते हैं किसके, कंपाउंड के। बट ये मोटे तौर पे, बेसिक तौर पे आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। चलो बच्चों, तो ये हमारे पास अभी जाके कंप्लीट डिटेल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है किसका, मेटर का। मेटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल को देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन को देखा, 2 पार्ट में हमने प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड में क्लासिफाई किया। फिर सॉरी, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में क्लासिफाई किया। मिक्सचर को देखा हमने क्या, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस को हमने एलिमेंट एंड कंपाउंड, फिर इनको अलग अलग किया। एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। कंपाउंड को हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आयनिक, कोवलेंट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप हम फर्दर क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास पहला टॉपिक था जो कि किससे रिलेटेड था, मैटर से रिलेटेड था। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है या बेसिक सी डेफिनेशंस हैं जो कि हमें क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट मूवमेंट में या नेक्स्ट क्लास में बढ़ने से पहले। तो वो डेफिनेशन है सम बेसिक डेफिनेशंस।
टॉपिक क्या है हमारा? सम बेसिक पॉइंट या केमिस्ट्री रखते हैं। चलो सम बेसिक केमिस्ट्री रख लेते हैं। इसमें ना कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको आती है वैसे तो। हाँ, आप आगे और भी सीखोगे। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीखोगे। आप क्वांटम नंबर क्या होते हैं वो भी समझोगे। कैसे हम एसपीडीएफ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो भी इस बेस कैम्प में हम आपको सिखाएंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एक एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप लोगों ने कभी कभी ऐसे लिखा हुआ देखा होगा 1H1, कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा 1H1। तो ये क्या बता रहा है, क्या इसका मीनिंग होता है, कैसे हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर मैंने एक साइन बनाई है, क्रॉस नहीं है, इसको हम एक्स बोलेंगे। ठीक है, इस एक्स में यहाँ पर मैंने जेड लिखा है, यहाँ पर मैंने ए लिखा है। क्या मीनिंग है इस जेड का, इस ए का और इस एक्स का? तो एक बार जरा समझ लेते हैं इसको कि ये जो एक्स है ना बच्चों, इट इज अ सिंबल। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? सिंबल ऑफ एटम। यहाँ हम क्या लिखते हैं? सिंबल ऑफ एटम लिखते हैं। ए क्या बता रहा है? ए उसका मास नंबर बता रहा है। ए क्या बता रहा है? उसका मास नंबर। अब ये मास नंबर क्या होता है इस पे भी जाएंगे। और जेड क्या बता रहा है? उसका एटॉमिक नंबर बता रहा है। ठीक, जैसे कि एक पहले हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल निकल के आता है। किसके इक्वल निकल के आता है? प्रोटॉन के इक्वल। और आप लोगों को ये भी लगता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी आएगा। बिल्कुल आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल इफ एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या हो, क्या होना चाहिए एटम को? एटम इज न्यूट्रल। तो क्या देख रहे थे बच्चों हम कि हम किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे हम उसको बीच में सिंबल लिखेंगे, यहाँ हम उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है अगर हमारा एटम कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक भाई, यहाँ क्या लिखेंगे? ए क्या है यहाँ पे? यस, ए इज योर मास नंबर। ए हमारा मास नंबर है। अब मास नंबर को कैसे लिखे? तो मास नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, जैसा कि आपको पहले भी समझाया था। इट इज द बेस केम। तो बेस केम में तो हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। ये सारी चीजें ऐसी है जो कि आगे जब हम ओलंपियाड की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे काम आएगी, और वहां पे ये सारी चीजें दोबारा नहीं बताई जाती। ठीक है, यानी ये हम मान के चलते हैं कि ये सारी बेसिक चीजें आपको वहां पर आती है। क्लियर? तो मास नंबर हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। अब हमें मान लो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ हाइड्रोजन, मैंने ऐसा लिखा था 1H1। तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? इसका मीनिंग निकल रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का मास नंबर, हाइड्रोजन का मास नंबर, तो ये मास नंबर ही तो बता रहा है। यस, ये भी 1 है। बहुत ही बढ़िया। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाले? तो देखो देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां से आएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा। न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो ये भी 1 होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब बात आती है कि सर ये सब तो हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ तो जाने। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालते हैं बच्चों आप लोगों के लिए। कैसे निकालेंगे? देखो, मास नंबर को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, प्रोटॉन को मैंने पी से रिप्रेजेंट किया, और न्यूट्रॉन को मैंने एन से रिप्रेजेंट किया। तो यहां से न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन, जो कि 1 - 1 विच इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो यानी हम न्यूट्रॉन भी बता सकते हैं अगर हमें किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्लियर है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम एट एलिमेंट आपको समझ में आता है।
इसके ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कर लिया जाए, बढ़ जाए आगे। चलो तो करते हैं एक क्वेश्चन। ये तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। बस ये याद रखना है कि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। सिंबल को हम यहाँ लेते हैं। तो ये क्लियर, ये 1H1 का मतलब ये एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 और एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है। जैसे कि क्वेश्चन आपने कहा, क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑप्शंस। आपको मैं जितने भी ऑप्शंस दे रहा हूं या रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा बड़े रिप्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, आपको उसमें न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा हुआ है यहाँ पर AR। किसका सिंबल होता है बच्चों, AR, इट इज कॉल्ड आर्गन। 18 और यहाँ है 40। तो आपको इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। दूसरा मैंने आपको दिया कि यहाँ पर हो गया एटॉमिक नंबर 19, इसका मास नंबर 39, इसमें न्यूट्रॉन बताना है। तीसरा एलिमेंट मैंने आपको दिया, ऐसे ही रैंडम दे देते हैं, O18 और ये हो गया 8। अब आप बोलोगे सर हमने तो O का मास 16 पढ़ा है। तो कोई बात नहीं बेटा, O16 आपने पढ़ा है, ये उसका आइसोटोप मैंने दिया है। आइसोटोप क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वहां पे समझेंगे डिटेल में। अभी के लिए तो आपको ये मान लो ये एक एलिमेंट दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन है, न्यूट्रॉन निकाल के आंसर देना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये P4 फास्फोरस जिसका, हाँ जिसका एटॉमिक नंबर 15 दिया हुआ है। तो जल्दी से कैलकुलेट करें इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और अपने अपने आंसर दें। देखो बहुत जल्दी से हम फटाफट से सोल्व कर देते हैं। देखो क्या, यहाँ पे क्या होता है सिंबल के फॉर्म में मास नंबर, यहाँ पे क्या होता है सिंबल के फॉर्म में जेड। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, A माइनस जेड। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकाला आपने, ठीक है। तो देखो ये प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन यहाँ से किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A इक्वल टू जेड प्लस एन। तो जेड उधर ले गया, तो A माइनस जेड मेरे को क्या देगा, न्यूट्रॉन देगा। ये रहा, रख दो यहाँ पे। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, मास नंबर है 40, जेड कितना है 18, तो इसमें तो 22 आ रहा है न्यूट्रॉन। जरा इसमें देखें तो इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा मास नंबर 39, दिस इज योर मास नंबर, माइनस 19 कितना हो गया 20। यहाँ पर अगर हम देखें न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना है 18 माइनस 8 कितना हो गया 10 हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये आप क्यों हमें बता रहे हो, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में जब मोल पे जाएंगे और मैं आपसे वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछूंगा, तो सर आप अपना सिर खुजालते रह जाओगे और सोचते रह जाओगे न्यूट्रॉन कैसे निकालें, न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो बेस तो पहले क्लियर होना चाहिए कि हम एक एलिमेंट में कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे न्यूट्रॉन 31 माइनस 15 कितना आ गया, ये 16 आ गया। तो होप सो मुझे क्लियर है और आपको भी ये चीज़ क्लियर होगी कि न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। आगे जब क्वेश्चंस आए तो अब आप लोग अटकने नहीं चाहिए हो कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। रही बात एटॉमिक नंबर और मास नंबर की, तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 to 20 एटलीस्ट आप सभी को एटॉमिक नंबर याद हुए होंगे या आप लोगों ने याद कर रखे होंगे, प्लस 1 to 20 तक के मास नंबर भी आपको याद रखना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं एक टॉपिक पे, बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा टॉपिक है जो कि हमें आना चाहिए, वो है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा एटॉमिक मास के बारे में जान लेना पड़ेगा कि मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। अब एटॉमिक मास को हम जो मेजर करते हैं ना, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है यू, और आप लोगों ने पढ़ा होगा AMU। तो आजकल बेटा यू यूज किया जा रहा है, यू मतलब होता है यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या होता है बच्चा, यूनिफाइड मास। और AMU का फुल फॉर्म होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये जो U या एटॉमिक मास यूनिट है AMU, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं,
तो ये डिफाइन होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। यानी कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 1/12 पार्ट होता है वो हमारा AMU कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारे किसी भी एटम के मास की यूनिट होती है। जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 1U होगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 1 होता है। तो जल्दी से हम सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। हमें सबको याद है कि 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे क्या होता है? हीलियम, 3 पे क्या होता है? लिथियम, 4 पे होता है बेरिलियम, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, ठीक है, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। तो बच्चों ये तो हमारे एटॉमिक नंबर है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इनका एटॉमिक मास आप बताओ, तो आप क्या करते हो? जनरली मास को डबल कर देते हो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का जो मास होता है एटॉमिक मास वो 1 होता है। ठीक, हीलियम, तो हीलियम का मास कितना निकालते हो आप? 4U। अब देखो गलती कहाँ होती है? लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन में। आपको इनका एटॉमिक नंबर पता है तो आप क्या करोगे? लिथियम को डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। लेकिन बच्चों इसको याद रखना ये कितना होता है? 7U होता है। ऐसे ही बेरिलियम को आप जब डबल करोगे तो 8 होता है, बट याद रखना ये इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 9U होता है। बोरॉन को डबल करोगे तो 10 होगा, लेकिन याद रखना इसका कितना होता है? 11U होता है। अब आ गया कार्बन, तो आप बोलोगे सर कार्बन, कार्बन तो हमें पता है कितना होता है? 12U होता है। नाइट्रोजन 14U होता है। ठीक है, ऑक्सीजन 16U होता है। अब अगेन फिर दिक्कत आती है फ्लोरीन में, 19 इंटू 2 18 होता है बच्चों, लेकिन इसका एटॉमिक मास 19U होता है। नियॉन 20U होता है। फिर सोडियम, ये तो बचपन से अब आप लोगों को याद हो गया होगा, 23U होता है। मैग्नीशियम 24U होता है। एल्यूमिनियम जिनको नहीं पता वो याद रखना, 27U होता है। उसके बाद सिलिकॉन 28U होता है। फिर दिक्कत आती है फास्फोरस, 15 इंटू 2 30, लेकिन 31U होता है। सल्फर, सल्फर का मास हमें निकालना है, एटॉमिक मास, तो ये 28 नहीं, 28 नहीं होता भाई। 16 इंटू 2, जल्दी से बोलो कितना होता है? 32U होता है। हाँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, जल्दी बोलो। क्लोरीन होता है हमारा 35.5U। अब आप बोलोगे सर ये एटॉमिक मास पॉइंट में कैसे आ गया? तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, उसके लिए उससे पहले तक हम ये याद रखेंगे कि क्लोरीन इज 35.5, ये इसका एवरेज मास है। ठीक है, आर्गन, आर्गन कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 18 इंटू 2 36, लेकिन बच्चों आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो 40U होता है। पोटेशियम, तो 19 इंटू 2 आप 38 बोलोगे, लेकिन ये कितना होता है? 39U होता है। कैल्शियम, तो कैल्शियम का तो आपको सभी को पता है, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40U हो जाएगा। तो बच्चों ये 1 से 20 के एटॉमिक मास है जो कि आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो जाके हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम मॉलिक्यूलर मास? एक एग्जांपल मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे कि हमें H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32, कितने सल्फर है? 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है? 4। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आता है? 98 आता है। यानी H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारा 98 निकल के आएगा। तो जल्दी से बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास आपको अभी कैलकुलेट करने हैं साथ के साथ। जैसे कि नेक्स्ट आता है हमारा यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। जल्दी से मुझे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताओ। थर्ड हम जाते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। फोर्थ है हमारे पास सुक्रोज, तो सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। जल्दी से इनके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बता दो। ठीक, तो देखो स्टार्ट करें, करो करो जल्दी करो। दिया मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया,
यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज का आपको क्या करना है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास हमने अभी थी भी याद की है, ठीक है। जिनको याद नहीं है वो रेफर कर ले नोट्स, और एटॉमिक मास 1 से 20 तक याद रख ले, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में मोल की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने में, ठीक है बच्चों। चलो देखें यूरिया का। तो यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है सर, 14 इंटू हाइड्रोजन कितना नाइट्रोजन है, तो देखो एक और एक कितने नाइट्रोजन है, 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन है, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो गया 4, प्लस कार्बन होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल कितना हो गया ये 60 हो गया। यानी यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना निकल के आ रहा है, 60 निकल के आ रहा है, ठीक। ग्लूकोज, अब देखो ग्लूकोज को हमें चेक करना है, तो ग्लूकोज में बच्चों कार्बन, कार्बन कितना हो गया, कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो 12 इंटू कितने कार्बन है 6, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 6, इसको सोल्व करोगे तो देखो 180 आता है, कितना आता है बच्चों 180 निकल के आता है, ठीक। अच्छा, अब बात आती है सुक्रोज, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी सोल्व करो सुक्रोज, फिर देखते हैं। हाँ हो गया क्या, सुक्रोज हो गया, अरे हो गया बिल्कुल, बोलो कितना कार्बन 12 इंटू कितने कार्बन है 12, प्लस हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 22, प्लस ऑक्सीजन का बोलो, तो ऑक्सीजन का जो होता है हमारे पास कितना होता है 16 इंटू 11, करो सॉल्व करो जल्दी से, तो ये हो गया 342, यानी सुक्रोज का मोलिकुलर मास आएगा 342। तो कुछ क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इनके मोलिकुलर मास आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करके लाने हैं, इनके मोलिकुलर मास क्या करने हैं, कैलकुलेट करके लाने हैं। तो कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है Al2SO4 होल थ्राइस, ये हमारा होमवर्क है। सेकंड है बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड, आप लोगों ने सुना होगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। सेवंथ हमारे पास क्या है CO2। एट्थ हमारे पास क्या है CH4। नाइन्थ हमारे पास क्या है NH3 बोले तो अमोनिया। टेंथ हमारे पास क्या है Cl2। इलेवंथ हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल से कंपाउंड दे रहा हूं मैं, पोटाश एलम। अब देखो यहाँ से मैंने थोड़ा सा गियर चेंज किया है, पोटाश एलम। अब आप बोलोगे सर पोटाश एलम का फॉर्मूला ले लो, पोटाश एलम का फॉर्मूला K2SO4 डॉट L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। जल्दी से इसका मोलिकुलर मास निकाल के आंसर करना कमेंट बॉक्स में। और लास्ट हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, होमवर्क ही तो है आपका, नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में सारे मोलिकुलर मास हमें डिस्कस करने भी है, ठीक। तो एक सिंपल सा कंपाउंड ही रखते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड, ये लो, ले लिया जाए, तो ये लो PCl5, बहुत सिंपल कर दिया मैंने। तो ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चन दिए हैं, इन 8 क्वेश्चन का मोलिकुलर मास आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये जब कैलकुलेट कर लोगे तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में मैं एक बार जल्दी से आपको रिकेप करा देता हूं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से की थी ये क्लास, बिल्कुल स्टार्टिंग पे चले जाते हैं, कि हमने स्टार्ट किया था मैटर से। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि आपको 10 ऐसे नाम लिख के लाने हैं जो कि क्या ना हो, मैटर ना हो। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा, कि मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट। केमिकल के बेसिस पे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। उसके बाद हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में बेसिक सा डिफरेंस देखा था, इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बेसिस पे। उसके बाद हमने देखा कि जो प्लाज्मा स्टेट होती है, ये प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, कि हम गैस को जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो वो केटायन में कन्वर्ट हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, तो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्टेट हमारी क्या कहलाती है, प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया जो कि आपको
घर से करके लाना था कि जो मैक्सिमम पार्ट है, ये आपका होमवर्क है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क आपको करके लाना है, याद रख के करके लाना, और जिनको आंसर आ गया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, फिर हमने तो फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, बीईसी के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल कुछ पढ़ा नहीं था। ये मैंने आपको बता दिया कि उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आप कूल करते आओगे तो एक 0 केल्विन टेम्परेचर पे जब कूल करते हो आएंगे तो एक नई डिफरेंट फिजिकल स्टेट मिलेगी। फिर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन देखा, तो हमने केमिकली क्लासीफाई करते वक्त देखा कि जो हमारे पास मैटर है उसको दो पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिर मिक्सचर हमने देखे दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक, दोनों का हमने एग्जाम्पल समझा। उसके बाद क्या देखा हमने, बड़े आगे, तो हमने देखा नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन करा कि बोलो भाई एयर, एयर कैसा मिक्सचर होता है, तो करेक्ट आंसर याद रखना, एयर कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सारी गैस यूनिफॉर्मली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बाद हमने आगे क्लासिफिकेशन पढ़ा कि जब हमने केमिकली क्लासिफाई किया था दो पार्ट में, मिक्सचर एंड एलिमेंट, तो एलिमेंट सॉरी मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट तीन तरह के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, और कंपाउंड को हमने देखा कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में फिक्स रेशो बाय मास कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। तो कंपाउंड का हमने आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखा कि अगर हम बॉन्डिंग के बेसिस पे बात करें तो आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, ये होता है। या हम ये बात करें कि उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसके डेरिवेटिव है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव नहीं है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो अलग अलग केमिस्ट्री है जो कि हम आगे जब आप 11th में मूव करोगे तो वहां पे पढ़ोगे। स्पेशली साथ में एक और केमिस्ट्री इंक्लूड होती है जिसे हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक देखने के बाद अब हम आए थे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, सम बेसिक केमिस्ट्री, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका सिंबल होता है, यहाँ एटॉमिक नंबर आता है, यहाँ मास नंबर आता है। उसके बाद हमने देखा न्यूट्रॉन कैलकुलेशन, कुछ क्वेश्चन किए। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने 1 से लेके 20 तक एटॉमिक मास लिखे हुए हैं विद एटॉमिक नंबर, ये एक एक बच्चे को याद चाहिए एग्जाम में जब आप जाते हो। क्या हम आगे जाके जब आप 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम 1 से लेके 120 तक एटॉमिक नंबर विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी सिर्फ 20 है, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, 20 तक आपको एटॉमिक नंबर विद एटॉमिक मास याद चाहिए नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमने एटॉमिक मास जब निकाल लिया तो उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना सीखा। 4 एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं और इसके बेसिस पे ये मैंने आपको होमवर्क दिए हैं जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में करके लाना है, और जिन बच्चों ने कर लिया वो आप लोग चाहो तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में तो हम इतना ही रखेंगे। आज की जो फर्स्ट क्लास है उसमें हमने बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें ही देखी है मैटर से रिलेटेड, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो थोड़ी अच्छी और अच्छी सारी बोले तो ये जो होमवर्क होगा वो तो डिस्कस होगा ही, उसके अलावा हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और मूव करेंगे किसकी तरफ, मोल कैलकुलेशन की तरफ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।